नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंटर इकोनॉमिक्स में। और मैं राकेश खत्री आज लेकर के आया हूं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और इसका पहला पार्ट कक्षा 12 का, जिसका नाम है परिचय। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो आज जिन प्रकरणों को हम लेने वाले हैं उनको हम शुरू करते हैं। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे समष्टि की परिभाषा के बारे में, उसके बाद विश्वव्यापी मंदी 1929 से 1933 तक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक एजेंट और लास्ट में अर्थव्यवस्था के प्रकार। इस पाठ की जो विषय वस्तु है उसके आधार पर मैंने इस पूरे वीडियो को दो भागों में बांट दिया। इस समय आप देख रहे हैं पहला भाग, जिसमें हम बात करेंगे समष्टि की परिभाषा की, विश्वव्यापी मंदी की और अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। शेष दो भाग मैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी आपको लेकर के आऊंगा आपके बीच। तो आज शुरू करते हैं समष्टि की परिभाषा से। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अर्थशास्त्र है इसके दो भाग होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम समष्टि की अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र का वो भाग है जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ समग्र रूप से पढ़ते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वो भाग है जिसका संबंध बड़े समूहों जैसे कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग, कुल आय आदि से है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समस्याओं को मिला करके उनके बड़े बृहत रूप में, समग्र रूप में पढ़ने को। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें समझ के आप इसे और अच्छी तरह स्वीकार करेंगे, इसे समझेंगे। समष्टि की विशेषताएं देखते हैं। विशेषता, पहली विशेषता इसकी यह है, अर्थशास्त्र की इकाइयों के समग्र योग का अध्ययन। यहाँ पर ये यूज हुआ समग्र योग। समग्र योग का मतलब छोटी छोटी इकाइयों को हमने आपस में मिला दिया, व्यक्तिगत आयों को मिला करके हमने यहाँ पर कुल राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है। तो जहाँ पर कुल आएगा ये भी इसकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, यानी हम एक अर्थव्यवस्था के भाग को न पढ़ करके पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ पढ़ते हैं। तीसरा, ये योग करने की क्रिया है। जितनी भी इसमें इकाइयां होती हैं उन इकाइयों को न पढ़ के उनको आपस में मिला करके उसको बृहत रूप में ले लेते हैं और उनको जोड़ करके पढ़ते हैं। इस समष्टि की जो मुख्य विषय हैं वो है राष्ट्रीय आय, इसमें बात करेंगे हम, और इसमें बात करेंगे हम रोजगार के बारे में कि रोजगार कैसे अधिकतम हो। यहाँ पर हमने जो सापेक्ष मूल्य लिया हुआ है इसको हमने स्थिर माना हुआ है, और जो सामान्य कीमत स्तर है इसको हमने परिवर्तनशील माना है। यानी सापेक्ष मूल्य फिक्स होते हैं, वो एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन सामान्य कीमत स्तर बदलते रहते हैं। तो ये तो हमारा था समष्टि की विशेषताएं। अब इस समष्टि की शुरुआत से पहले एक महामंदी हमारे बीच आई थी 1929 से। तो उस महामंदी को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इस मंदी शब्द को थोड़ा सा समझ लें। मंदी शब्द से हमारा मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार में कीमतें इस स्तर तक गिर जाती हैं कि उनकी जो लागत होती है वो अधिक हो जाती है और बाजार में उनका मूल्य कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता तो वस्तु को खरीदना चाहता है, लेकिन जो उत्पादक होता है वो उस वस्तु को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि उसको अपनी कीमत के बराबर भी उसकी कीमत नहीं मिल रही है। इस वजह से वो बाजार में बेचना छोड़ के अपने माल को स्टॉक कर लेता है। उसका उत्पादन बंद हो जाता है। उत्पादन बंद हो जाता है तो उसकी आय खत्म हो जाती है। जब फर्म को आय नहीं मिल रही है तो वो अपनी बचतों को रोकने के लिए अपने श्रमिकों को, अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं। तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा चक्र सा चलने लगता है। तो ये महामंदी कब आई? ये महामंदी आई पूरी दुनिया में 1929 में, और ये शुरू हुई यूरोप और उत्तरी अमेरिका। इसको याद रखना है। और धीरे धीरे ये जो है लगभग पूरे विश्व में फैल गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि जहां इससे पहले, इस 1929 से पहले बेरोजगारी का दर था मात्र 3%, और ये 3% से बढ़कर बेरोजगारी पहुंच गई 25% से भी अधिक। और दूसरा इसका प्रभाव हुआ निर्गत में, जो मैंने अभी बताया कि जब फर्म को कीमत नहीं मिल रही है, लागत भी नहीं मिल रही है, तो उसने उत्पादन रोक दिया और उत्पादन घट के 33% से भी
कम हो गया, यानी 1/3 गिरावट उसमें आ गई। और ये जो महामंदी शुरू हुई थी 1929 में, ये जाकर के 1933 में ये खत्म हो गई। इसके बाद इसका जो पूरी महामंदी आई है 1929 से 1933 तक, इसका मुख्य परिणाम ये रहा कि इससे पहले के जो अर्थशास्त्रियों के विचार थे, उनके दृष्टिकोण थे, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और जो पुराने अध्ययन की रीतियां थी, समस्याओं को हल करने के जो तरीके थे, उनको बदला गया। और इसी के साथ समष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ पर उद्भव हुआ, ये शुरू हुआ। और यहाँ पर एक पुस्तक है जिसका नाम आना बहुत जरूरी है। उस पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक को लिखने वाले थे जॉन मेनार्ड कीन्स। ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को इस दौरान 1929 से लेकर 1933 तक बहुत अच्छी तरह इसका अध्ययन करा। इस महामंदी के आने के कारण, इसके दूर करने के उपाय, इन सबको इन्होंने पढ़ा और किताब में लिखा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समष्टि का जो अर्थशास्त्र है, इस समष्टि अर्थशास्त्र ने अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? सबसे पहला क्षेत्र है फर्म। फर्म वो संस्था होती है जो साधनों के माध्यम से, साधनों का प्रयोग करते हुए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, इसीलिए इसको यहाँ पर उत्पादक संस्था लिखा गया। परिवार, परिवार वो संस्था है, परिवार को आम भाषा में हम लोग जो है अपना घर परिवार समझते हैं, लेकिन यहाँ पर परिवार से मतलब है कि हमारे वो स्रोत जहां से हमें साधन प्राप्त होते हैं। साधन का दोनों बार जिक्र आया। साधन क्या होते हैं? 4 साधन होते हैं। पहला साधन है भूमि, जो प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त होता है, जैसे वन, नदी और वायु। इसी प्रकार दूसरा है श्रम। श्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। तीसरा है पूंजी। पूंजी जो है वो धन होती है, और धन के अलावा पूंजी जो है वो सारी चीजें होती हैं जो धन में परिवर्तित कर दी जा सकती हैं। कोई संपत्ति हो सकती है, कोई बॉन्ड हो सकता है, तो ये सब होता है। इसके बाद चौथा है उद्यम। ये जो उद्यम है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इन तीनों चीजों को, भूमि, श्रम, पूंजी को मिला करके उत्पादन करता है और उसका जोखिम उठाता है कि उसमें लास्ट में उसे लाभ होगा या हानि होगी। यहाँ पे प्रतिफल लिखा हुआ है। साधन, जो साधन से हम काम लेते हैं उसके बदले में क्या देते हैं? भूमि को हम देते हैं लगान, श्रम को हम देते हैं मजदूरी, पूंजी को हम देते हैं ब्याज, और उद्यम को देते हैं लाभ। तीसरा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में सरकार आती है, और सरकार जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप करती है वो सारे के सारे सरकारी क्षेत्र में आते हैं। चौथा विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र का मतलब है हमारे देश से बाहर दूसरे देशों का क्षेत्र। अगर हम किसी दूसरे देश से कोई चीज मंगाते हैं तो उसे हम कहते हैं आयात, और अगर हम अपने देश में बनी हुई चीज को विदेश में बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं निर्यात। तो ये आयात निर्यात से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, ये सब विदेशी क्षेत्र में आती हैं। इस प्रकार 4 क्षेत्र हो गए, फर्म, परिवार, सरकारी क्षेत्र एवं विदेशी क्षेत्र। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। शेष भागों को लेकर मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा, तब तक विदा लेता हूं। पर आप जाइएगा नहीं, आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।